हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कालखंड 1000 से 1707 तक हमारा विषय चल रहा है शाहजहाँ। ये शाहजहाँ, आज हम इसमें जो अध्ययन करने वाले हैं वह है शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति और शाहजहाँ की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति। इसका हम अध्ययन आज करेंगे। शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति। दक्षिण भारत में सफलता प्राप्त करने के पश्चात शाहजहाँ ने बलख और बदख्शां के मध्य एशियाई प्रदेशों को विजय करने की योजना बनाई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इन प्रदेशों के वासियों में मुगल सम्राट के प्रति विरोध की भावना नहीं थी। शाहजहाँ का उद्देश्य उन्हें अपने अधीन करके अपनी विजय लालसा को शांत करना ही मात्र था। शाहजहाँ की यह नीति असफल सिद्ध हुई थी, जिससे साम्राज्य को भारी जन और धन की हानि उठानी पड़ी थी। बलख और बदख्शां के विरुद्ध प्रथम अभियान 1646 ईस्वी में। शाहजहाँ ने 1642 ईस्वी में एक विशाल सेना बुखारा राज्य के एक भाग बलख पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। मुगल सेना का नेतृत्व शहजादा मुराद को सौंपा गया था। मुगल सेना ने बड़ी सुगमता से बलख और बदख्शां पर अधिकार कर लिया था। उन्हें भारी लूट का माल प्राप्त हुआ था, लेकिन यह सफलता लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाई थी, क्योंकि शहजादा मुराद वहाँ की जलवायु तथा वातावरण से तंग आकर अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भारत लौट आया था। शाहजहाँ ने सादुल्ला खां को बलख भेजा था दोबारे से। उसने सैनिक नियंत्रण को कुछ दृढ़ किया और 22 दिनों के बाद वह भी भारत लौट आया था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर शत्रु ने पुनः बलख पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप सम्राट को शीघ्र ही एक और अभियान के लिए भेजना पड़ा था। इस प्रकार शाहजहाँ का पहला अभियान लगभग व्यर्थ ही सिद्ध हो गया था। अगले वर्ष वह प्रबल तैयारी के बाद औरंगजेब और शुजा के नेतृत्व में मुगल सेना ने बलख पर आक्रमण किया। काफ़ी प्रयत्नों के बाद मुगल सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया और बलख पर पुनः अधिकार कर लिया था। अक्चा की ओर कूच और वापसी। बलख पर अधिकार करने के बाद शहजादा औरंगजेब ने उज़्बेकों को परास्त करने के लिए अक्चा की ओर कूच किया था। उज़्बेकों से कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। इसी समय यह सूचना मिली कि बुखारा से एक विशाल सेना बलख पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान कर चुकी है और आगे बढ़ती ही चली जा रही है। इस सूचना के मिलते ही औरंगजेब को बलख की रक्षा के लिए वापस जाना पड़ा था। बुखारा की फौजों से युद्ध और संधि। बलख में मुगल सेनाओं के प्रवेश करते ही शत्रुओं के भीषण आक्रमण शुरू हो गए थे। अंत में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हो गई थी, जिसके अनुसार बुखारा के शासक नज़र मोहम्मद के पोते को बलख का स्वामी बना दिया गया और मुगलों ने शीत ऋतु से बचने के लिए भारत की ओर कूच कर लिया था। वापसी पर मुगल सेना का विनाश। मध्य एशिया से लौटते समय हज़ारा प्रदेश के कबीलों ने मुगलों पर एकाएक आक्रमण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप असंख्य मुगल सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। भूख और पर्वतों के मध्य शीत के कारण मुगल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इतिहासकारों ने इस दुर्घटना की तुलना अंग्रेज़ों की 1842 ईस्वी में काबुल से वापसी के साथ की है। अब हम देख लेते हैं कि शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति की आलोचना। शाहजहाँ की मध्य एशियाई संबंधी नीति बहुत ही अदूरदर्शितापूर्ण थी, अतः वह पूर्णतः असफल सिद्ध हुई थी। यह एक तरह से मूर्खतापूर्ण योजना प्रतीत हो रही थी। इसके कई कारण थे, जो मैं अब आपको एक एक करके बता रही हूँ। पहला, हिंदू कुश के दुर्गम मार्ग से मध्य एशिया के लिए विशाल मुगल सेना भेजना अविवेकपूर्ण ही लग रहा था। दूसरा, यह सुदूर और नीरस प्रदेश था, जहाँ से मुगलों को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो सकता था। मुगल फौजों के लिए यहाँ पर कोई आकर्षण भी नहीं था। तीसरा, इस अभियान में मुगलों के व्यर्थ में ही 4 करोड़ रुपए व्यय हुए थे, जबकि विजित प्रदेशों से केवल
22.5 लाख रुपए ही प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से इस अभियान में जन और धन की अपार क्षति हुई थी मुगलों को। चौथा, मुगलों की विजय भी अस्थायी रही थी। न तो 1 इंच भूमि मुगल साम्राज्य में शामिल की जा सकी थी और न ही बुखारा की गद्दी पर मुगल अपने किसी मित्र को बैठाने में सफल हो पाए थे। पांचवा, बुखारा के शासक नज़र मोहम्मद के पोते तथा राजदूतों को व्यर्थ में बहुत सा रुपया बादशाह को देना पड़ गया था। छठा, इस अभियान में मुगलों को जन तथा धन की अपार हानि उठानी पड़ी और वापसी में हजारों सैनिक मृत्यु के ग्रास बन गए थे। सातवां और अंतिम इसमें मुगलों की असफलता के कारण मुगल साम्राज्य के सम्मान को गहरा आघात पहुंचा और मुगल सम्राट की सैनिक दुर्बलता प्रकट हो गई थी। फलस्वरूप ईरानियों को कंधार पर विजय करने का प्रोत्साहन मिल गया था। अब हम देख लेते हैं कि शाहजहाँ के समय उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति पर जो अभियान किए गए थे वो क्या थे और उनका क्या परिणाम साम्राज्य के लिए निकला था। शाहजहाँ की उत्तर पश्चिम सीमांत नीति का मुख्य उद्देश्य कंधार पर अधिकार कर उसे पुनः मुगल साम्राज्य में मिलाना था, क्योंकि यह नगर व्यापारिक तथा सैनिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। 1638 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का अधिकार हो गया था, लेकिन 1649 ईस्वी में ईरानियों ने पुनः इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद शाहजहाँ ने कंधार विजय के लिए 3 सैनिक अभियान किए थे। पहला 1649 में, दूसरा 1652 में, तीसरा पुनः 1652 में किया गया था, लेकिन उस पर कोई सैनिक सफलता हाथ नहीं लगी थी मुगलों को। कंधार पर पुनः अधिकार 1638 ईस्वी में कंधार के ईरानी गवर्नर अली मर्दान खां और ईरानी शासक में मनमुटाव चल रहा था। अतः अली मर्दान खां ने मुगलों को कंधार पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और स्वयं उसकी रक्षा के प्रति उदासीन हो गया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार अली मर्दन ने स्वयं मुगलों को दुर्ग विजय का मार्ग दिखाया और बिना बल परीक्षा किए दुर्ग उनके सुपुर्द कर दिया था। संक्षेप में 1638 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का अभियान सफल रहा था और अली मर्दन मुगल साम्राज्य का मनसबदार भी बन गया था। ईरानियों द्वारा कंधार पर पुनः अधिकार कर लेना। 1649 ईस्वी में कंधार पर मुगलों का स्थायी अधिकार नहीं रह पाया था। मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर अप्रैल 1649 ईस्वी में ईरानियों ने कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया था। सर जे.एन. सरकार के अनुसार कंधार के पतन के लिए केवल शाहजहाँ और उसके परामर्शदाता ही उत्तरदायी थे, क्योंकि न तो शत्रु की शक्ति का वे ठीक से अनुमान लगा पाए थे और न ही समय पर ईरानियों के विरुद्ध अभियान भेजे जा सके थे। कंधार के विरुद्ध 3 असफल अभियान। कंधार पर पुनः अधिकार करने के लिए मुगल सेनाओं ने प्रथम अभियान 1649 ईस्वी में किया। मुगल सेनाओं ने कंधार को घेर लिया, पर ईरानी तोपखाने ने मुगलों की धज्जियां उड़ा दी। लगभग 4 माह के बाद शाही सेनाओं को निराश होकर घेरा उठा लेना पड़ा। इस प्रकार मुगलों का यह प्रथम अभियान असफल ही सिद्ध हुआ था। 1652 ईस्वी में विशाल सेना ने भारी तोपखाने के साथ कंधार को एक बार पुनः घेरा। लगभग 2 माह तक ईरानी तोपखाने ने शत्रु का नाक में दम करे रखा था। अंत में विवश होकर मुगलों को दूसरी बार भी अपना घेरा उठाना पड़ा। इस अभियान का नेतृत्व शहजादा औरंगजेब ने किया था। कंधार का यह दूसरा अभियान था। यह भी अभियान असफल सिद्ध हुआ था। शाहजहाँ के आदेश पर पुनः 1652 में कंधार पर तीसरा सैनिक अभियान किया गया था। इस समय शहजादे दारा को एक विशाल सेना लेकर कंधार घेरने के लिए भेजा गया था। लगभग 7 माह तक घेरा चलता रहा और अंत में विवश होकर मुगलों को यह भी घेरा उठा लेना पड़ा था। इस तरह से कंधार पर जो 3 अभियान हुए थे, सैनिक अभियान, तीनों ही सैनिक अभियान पूर्णतः असफल रहे थे। अब इन अभियानों की जो आलोचना है वो देख लेते हैं कि असफल क्यों रहे थे।
शाहजहाँ की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की अब हम आलोचना देख लेते हैं। शाहजहाँ की यह नीति भी मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई थी। इन अभियानों के कारण साम्राज्य का अपार धन व्यय हुआ था और हजारों मुगल सैनिक युद्ध क्षेत्र में मार गिराए गए थे। वी.ए. स्मिथ के अनुसार कंधार के अंतिम 3 घेरों पर मुगल बादशाह ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि साम्राज्य की कुल वार्षिक आय 22 करोड़ रुपए से अधिक नहीं थी। यही नहीं, मुगल साम्राज्य के सम्मान को भारी ठेस पहुंची थी। मुगलों के बार बार असफल होने से उनकी सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई थी। फलस्वरूप ईरानियों के मन में भारत विजय की लालसा जाग उठी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और जी भर के दिल्ली को लूट लिया था। इसी के साथ हमारा यह सैनिक अभियान का जो अध्ययन है वह यहाँ समाप्त होता है।